हेलो फ्रेंड्स, मैं योगिता आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न एंड ग्रो विद योगिता में। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने जो पुर्तगालियों का जो भारतीय आगमन था तो कैसे हमारे आधुनिक भारत के उदय हुआ और कौन कौन से हमारे क्षेत्रीय राज्यों का जो उदय हुआ था उनके बारे में हमने पढ़ा था। और आज की वीडियो में हम जो हमारे भारत में कौन कौन सी यूरोपीय कंपनी का आगमन हुआ इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हमने जो पिछली वीडियो में पढ़ा था कि भारत में हमारे कौन कौन सी यूरोपीय कंपनी आई थी, जिसमें सबसे पहले हमारे पुर्तगाली, फिर डच आए थे, फिर उसके बाद में हमारे ब्रिटिशर्स आए थे, फिर डेनिश कंपनी और उसके बाद में सबसे लास्ट में फ्रांसीसी कंपनियों का जो हुआ था वो भारत में आगमन हुआ था। ये सभी कंपनी भारत में किस उद्देश्य से आई थी? तो व्यापार करने के उद्देश्य से सबसे सबसे पहले ये लोग भारत में आए थे। उसके बाद जैसे इन्हें व्यापार में मुनाफा मिलता गया, ये अपने इनकी मानसिकता चेंज होती गई और भारत में ये कंपनियां क्या करने लगी, अपने प्रशासन को स्थापित करने में लग गई। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी पुर्तगाली कंपनी भारत में आई थी। तो सबसे पहले जो कंपनी आई थी वो आई थी हमारी पुर्तगाली कंपनी। जो यूरोपियन कंपनी थी भारत में आई थी वो सबसे पहले पुर्तगाली थी। पुर्तगाली कंपनी का जो सबसे पहले पुर्तगाली यात्री जो था वो कौन था? हमारा वास्को डी गामा, जो 1498 ईस्वी में केप ऑफ गुड होप के रास्ते से हमारे भारत में जो है कालीकट यानी पश्चिमी तट पे जो बंदरगाह है हमारा कालीकट, वहाँ पर पहुँचा। तो जब वास्को डी गामा वहाँ पर पहुँचा था तो उसकी जो है किसने उसका स्वागत किया? तो वहाँ का जो शासक था, तत्कालीन शासक जमोरिन, उसने क्या वास्को डी गामा का स्वागत किया। तो जिससे क्या हुआ, क्योंकि हमारा पहले जो व्यापार होता था वो किसके साथ ज़्यादातर होता था? तो वो अरब व्यापारियों के साथ ज़्यादातर व्यापार होता था। लेकिन जैसे ही समुद्री रास्तों की खोज हुई, यूरोपियों के जो यूरोपीय देश थे उनके साथ हमारे व्यापारिक संबंध जब बढ़े तो इससे क्या हुआ, अरब व्यापारियों को बहुत ज़्यादा इन्होंने इस चीज़ का विरोध किया। तो जो वास्को डी गामा जब आया उसने यहाँ के जो मसालों का जब व्यापार किया, जब वो वापस अपने देश गया यानी पुर्तगाल में गया, तो वो यहाँ से वो काली मिर्च को लेके गया था, जिससे क्या हुआ उसे 60 गुना मुनाफा मिला यहाँ के व्यापार से। तो जब यहाँ का 60 गुना जब मुनाफा हुआ तो फिर से वे भारत आने की कोशिश करेगा। फिर 1502 ईस्वी में वो फिर से भारत आता है और फिर व्यापार करता है। फिर 1503 ईस्वी में पुर्तगाली एक फैक्ट्री की स्थापना होती है हमारी कहाँ पर? कोच्चि, केरल में। जिसे कौन स्थापित करता है? तो उसे स्थापित करता है हमारा अल्बुकर्क। कौन स्थापित करता है? तो अल्बुकर्क स्थापित करता है। लेकिन यह उस टाइम पर पुर्तगाली गवर्नर नहीं होता है, एक सैन्य अधिकारी के रूप में ये जो है फैक्ट्री की स्थापित करता है। फिर 1524 ईस्वी में क्या होता है, वास्को डी गामा फिर से भारत आता है और इसकी जो थर्ड बार जब ये भारत आता है तो दिसंबर 1524 ईस्वी में इसकी कोच्चि, केरल में ही मृत्यु हो जाती है और यहीं पर इसका समाधि स्थल है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ये पुर्तगाल की जो वास्को डी गामा था ये किस जहाज़ से आया था? तो साओ गैब्रियल जहाज़ से ये हमारे भारत आया था। इसकी सहायता किसने की थी? तो इसकी जो सहायता है वो एक गुजराती नाविक है अब्दुल मजीद ने इसकी सहायता की थी भारत आने में तथा वहाँ पर अपना व्यापारिक अधिकार जमाने के लिए। तो आज ये इन्हीं सभी के बारे में पढ़ेंगे। तो भारतीय पुर्तगालियों का जो है भारत आगमन, इसमें जो प्रथम हमारा केंद्र है पुर्तगालियों ने कहाँ पर स्थापित किया था? तो अभी हमने बात की थी 1503 ईस्वी में उसने कोच्चि में अपना जो है प्रथम केंद्र स्थापित किया। फिर जो सेकंड जो है दूसरा केंद्र उसने कन्नूर में, जो एक हमारे केरल में ही जगह पड़ती है कन्नूर, उससे 1505 ईस्वी में वहाँ पर अपनी दूसरी फैक्ट्री स्थापित की। कौन सा प्रथम पुर्तगाली यात्री कौन सा था? तो वास्को डी गामा जो था प्रथम पुर्तगाली यात्री था। और किस जहाज़ से आया था? तो 20 मई 1458 ईस्वी को 98 ईस्वी को कालीकट, केरल पर पहुंचता है। और किसके रास्ते? केप ऑफ गुड होप। ये कहाँ पर पड़ता है? तो ये हमारा दक्षिण अफ्रीका का लास्ट छोर है। किसके रास्ते भारत पहुंचा है? तो केप ऑफ गुड होप के रास्ते ये भारत पहुंचता है। किस जहाज़ से आया था? तो साओ ग्रेबियल जहाज़ से ये भारत आया था। और इसकी जो सहायता की थी वो किसने की थी? तो अब्दुल मजीद जो है वो गुजराती नाविक ने इसकी सहायता की। फिर इसे क्या हुआ, काली मिर्च के व्यापार से इसे 60 गुना मुनाफा हुआ, जिससे वे दोबारा भारत आता है। किस ईस्वी में आता है? तो 1502 ईस्वी में भारत आता है। इससे क्या हुआ था, इसके मुनाफे से क्या हुआ, अरब व्यापारियों ने इसका बहुत विरोध किया कि आपने यहाँ पर जो यूरोपीय लोग हैं, अब जब व्यापार हमारे साथ होता है तो जब किसी का लॉस होगा तो ज़रूर उसका विरोध करेगा। तो अरब व्यापारियों ने इसका विरोध किया।
1524 ईस्वी में क्या होता है, वास्को डी गामा फिर से भारत आता है और दिसंबर 1524 में ही इसकी मृत्यु हो जाती है। कोच्चि में ही इसकी समाधि स्थल है। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि दूसरा जो पुर्तगाली अभियान था वो किसने किया था? तो इसका जो आंसर है, जो द्वितीय अभियान था, जो द्वितीय पुर्तगाली अभियान था वो हमारा पेट्रो कैब्रल ने किया था। क्वेश्चन पूछा जाता है प्रथम पुर्तगाली अभियान वास्को डी गामा ने किया था और जो द्वितीय पुर्तगाली अभियान था वो पेट्रो हमारा कैब्रल ने किया था। इसी संदर्भ में हम जो भारत में पुर्तगाल से हमारे कौन कौन से जो गवर्नर बन के आए थे उनके बारे में पढ़ेंगे। तो जो प्रमुख पुर्तगाली गवर्नर थे जिसमें सबसे पहले आया था फ्रांसिस्को द अल्मीडा। ये जो है 1505 ईस्वी से 1509 ईस्वी तक भारत में रहता है। भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली गवर्नर जो है वो है हमारा अल्मीडा, यानी जिसका नाम है फ्रांसिस्को द अल्मीडा। इसने भारत में क्या किया, इसने भारत में ब्लू वाटर पॉलिसी, जिसे हम शांत जल की नीति कहते हैं, उसको इसने भारत में अपनाया था तथा उस पर इसकी क्या थी ब्लू वाटर पॉलिसी, तो हिंद महासागर का जो क्षेत्र था जिसके माध्यम से भारत में व्यापार, जो समुद्री व्यापार होता था, उस पर ये नियंत्रण करने की जो पॉलिसी थी उसे बोलते हैं हम ब्लू वाटर पॉलिसी। और इसी के समय में जो है फ्रांसिस्को द अल्मीडा के समय में 1505 ईस्वी में एक चौल का युद्ध होता है। चौल जो जगह है वो राजस्थान में है। चौल का युद्ध होता है, उसमें क्या है, गुजरात की सेना, मिस्र की सेना और जो हमारी तुर्की की सेना थी वो संयुक्त रूप से ये सेना लड़ती हैं किसके विरुद्ध में, तो पुर्तगालियों के विरुद्ध में। तो सबसे पहले क्या होता है, ये संयुक्त सेना जब है ये जीत जाती है, उसके बाद जब मिस्र की सेना वापस अपने मिस्र में लौट जाती है, अपने देश को लौट जाती है, फिर अल्मीडा ये क्या होता है, दमन और दीव पर अपना अधिकार स्थापित कर लेता है। तो एक चौल का युद्ध आपको इसमें मैंने नोट नहीं किया है, ये आप अपनी कॉपी में आप नोट कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट आता है हमारा अल्फांसो द अल्बुकर्क। ये क्या है, अल्फांसो द अल्बुकर्क ये भारत में जो है पुर्तगाली शक्ति का सबसे वास्तविक संस्थापक माना जाता है, क्योंकि एक होता है संस्थापक, यानी सबसे पहले कौन आया था, अल्मीडा आया था, लेकिन उसने यहाँ पर इतने क्षेत्रों पर अधिकार नहीं किया था जितने क्षेत्रों पर हमारा अल्बुकर्क ने अधिकार किया था। इसीलिए अल्बुकर्क को क्या कहते हैं हम, भारतीय शक्ति का, मतलब पुर्तगाली शक्ति का भारत का वास्तविक संस्थापक। ये भारत का जो है पुर्तगाल में सेकंड गवर्नर जनरल था। इसने 3 बड़े क्षेत्रों पर राज्य किया, उन्हें अपने अधिकार में लिया। एक 1510 ईस्वी में इसने गोवा पर अधिकार किया। वहाँ के जो शासक थे यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीता था, लेकिन इसने गोवा को क्या किया, अपनी राजधानी नहीं बनाया था। फिर 1511 ईस्वी में ये क्या करता है, मलक्का की संधि होती है, इस पर 1511 ईस्वी में मलक्का पर अधिकार कर लेता है और 1515 ईस्वी में ये क्या करता है, हारमुज जल संधि पर भी अपना अधिकार स्थापित कर लेता है। 3 बड़े क्षेत्रों पर इसे अधिकार होने के कारण इसे हम क्या कहते हैं, पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। इसकी एक और मंशा थी अल्बुकर्क की, ये क्या करता था पुर्तगाली कि इसने भारत की जो स्त्रियां थी उनसे वैवाहिक संबंध अपने स्थापित किए थे। उन भारतीय स्त्रियों से विवाह करके अपने राजनीतिकरण का फ़ायदा उठाकर इसने भारतीय स्त्रियों से विवाह किया तथा ईसाईकरण की नीति का भी इसने प्रसार किया और सती प्रथा का इसने अंत के लिए इसने क्या किया, कानून बनाया। फिर क्या होगा, इसके एक शासक था हमारा जो भारत में था उस टाइम पे, जिसका नाम था कृष्णदेव राय। इससे भी इसके जो थे उससे अच्छे संबंध थे। थर्ड पुर्तगाली गवर्नर है, उसका नाम है हमारा नीनो डी कुन्हा। तो नीनो डी कुन्हा जो क्या था, 1523 का जो है शासन, वो हमारा 1515 ईस्वी से 1529 ईस्वी से इसका शासन है हमारा। तो नीनो डी कुन्हा ने 1530 ईस्वी में क्या किया, गोवा को अपनी राजधानी बनाया और इसमें हुगली और सेंट थोमे में अपनी जो है बस्तियां बनाई थी। को जो एग्ज़ाम है उसमें एक क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि हमारा जब पुर्तगाली का आगमन हुआ था भारत में, उस समय भारत पर किसका राज्य था और ब्रिटेन के उस टाइम राजा कौन थे। तो उस टाइम पे जो है वो पुर्तगाली जो राजा थे, ब्रिटिश राजा, वो थे मैनुअल हमारे प्रथम। फिर उसके बाद में जो ब्रिटिश राजकुमार था उसका नाम क्या था, डॉन हेनरिक, जिसे प्रिंस द नेविगेटर भी हम कहते हैं। फिर आता है हमारे जो भारत के शासक थे, उत्तर भारत में किसका शासन चल रहा था, तो लोधी वंश का शासन चल रहा था। और दक्षिण भारत में तो लोधी वंश में हमारे सिकंदर लोधी और दक्षिण भारत में सालू वंश का शासन था, जिसके शासक थे हमारे नरहरि राव।
तो अब जो पुर्तगाली ने 3 पुर्तगाली जो हमने उनके बारे में पढ़ी है गवर्नर के बारे में, जिसमें फर्स्ट था हमारा था अल्मीडा, सेकंड था हमारा अल्बुकर्क और तीसरा जो है हमारा पुर्तगाली गवर्नर वो है नीनो डी कुन्हा। अब ये पूछा जाता है कि जब पुर्तगाली भारत में आ गए तो हमारे भारतीय जो व्यवस्था थी उस पर हमारा क्या प्रभाव पड़ा है। तो पुर्तगालियों के आगमन से हमारे सभी क्षेत्रों पर प्रभाव पड़ा है, जिसमें हमारा आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे धार्मिक क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों पर थोड़ा थोड़ा इसका प्रभाव, पुर्तगाली प्रभाव हमें देखने को मिलता है। तो सबसे पहले है कि हमारे भारत में सबसे ज़्यादा बड़ा योगदान जो है पुर्तगालियों का, सबसे बड़ा योगदान क्या है कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना हुई। तो सबसे पहले कहाँ प्रिंटिंग प्रेस स्थापित की गई थी? तो 1556 ईस्वी में गोवा में जो है ये प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की गई। फिर क्या हुआ था, भारत में जहाज कला यानी शिप कला जो निर्माण कला है उसका भी का जो श्रेय जाता है वो हमारा पुर्तगालियों को जाता है, और तंबाकू खेती का श्रेय भी हमारा पुर्तगालियों को जाता है। और गोथिक स्थापत्य कला क्या होती है? जो हमारे चर्च के निर्माण होते हैं, जो हमारे चर्च होता है, गोथिक स्थापत्य कला ये इस टाइप की होती है जो चर्च के निर्माण में होती है। तो गोथिक स्थापत्य कला का भी हमारे भारत में प्रचार प्रसार हुआ, और जो इसके प्रथम पादरी थे वो कौन थे? हमारे प्रथम पादरी वो थे सेंट जेवियर। सेंट जेवियर इन्हीं के नाम पर क्या होता है, हमारे भारत में बहुत सारे स्कूल्स का निर्माण हुआ था। और जो प्रथम चर्च थी वो 1510 ईस्वी में हमारी कौन सी चर्च के निर्माण हुआ, जिसे हम सेंट जॉर्ज चर्च के नाम से भी जानते हैं। और स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जो कौन सा पुर्तगाली गवर्नर था उसका नाम था जोसेफ फोरेरे बोसा। और उसके बाद जो अंतिम गवर्नर था जो है बासालो ए सिल्वा, ये 1961 के टाइम जब पुर्तगाल में को हमने भारत से बाहर जब खदेड़ा था, तो हमने 1961 में जो हमने ऑपरेशन विजय के द्वारा पुर्तगाली जो बस्तियाँ थी उनका हमने भारत में विलय किया था। उस टाइम जो अंतिम गवर्नर था वो हमारा था बासालो ए सिल्वा। कि जो भारत में डचों का जो आगमन है वो हमारा कब से हुआ है। तो सबसे पहले हमारे पुर्तगाली आए थे, उसके बाद कौन आए था हमारे, तो डच आए थे। तो डच जो है सबसे पहले कौन सा प्रथम डच यात्री कौन था? तो जो सबसे पहले जो डच यात्री था वो हमारे 1596 ईस्वी में जो है कॉर्नेलियस डी हाउटमैन जो है सबसे पहला जो डच यात्री था वो भारत में आया था। लेकिन ये क्या था, व्यापारिक उद्देश्य नहीं आया था। किससे उद्देश्य नहीं आया था? तो व्यापारिक उद्देश्य से नहीं आया था। तो पहला डच यात्री कौन था हमारा? कॉर्नेलियस डी हाउटमैन, जो कब आया था? 1598 ईस्वी में आया था। ये जो डच हमारी कंपनी है ये कहाँ की है? तो ये नीदरलैंड, जिसे हम हॉलैंड भी कहते हैं, वहाँ की कंपनी है। अब आता है कि जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। यह कंपनी जो थी ये एक तरह का हमारा जॉइंट एडवेंचर था, जिसमें यानी संयुक्त उपक्रम था, जिसमें क्या था कि हमारी निजी संपत्ति भी लगी थी, जो डच यात्री थे उनकी निजी संपत्ति भी थी, और इस पर जो था गवर्नमेंट का जो था आधिपत्य भी स्थापित था। तो ये संयुक्त उपक्रम था जिसमें निजी और सरकारी दोनों कंपनियों का इसमें शेयर था, और दोनों कंपनियों का इसमें क्या थी, सत्ता निर्धारण थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? तो एम्स्टर्डम नीदरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। और जो डच कंपनी थी इसका जो पूर्वी हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? तो बाटविया में, यानी जहाँ इंडोनेशिया में ये जगह पड़ती है, तो यहाँ पर इसका जो था पूर्वी मुख्यालय स्थित था। ये जो डच यात्री थे ये पूर्व से क्या करते थे, सूती वस्त्रों का सबसे ज़्यादा व्यापार करते थे। इसीलिए इन्होंने अपना पूर्वी जो है हेडक्वार्टर कहाँ बनाया? तो वाटविया में बनाया। क्या करते थे? सर्वाधिक सूती वस्त्रों का व्यापार करते थे। 1605 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी ये इसका भारत में आगमन हुआ। तो भारत में इसने 1605 ईस्वी में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? तो मसूलीपट्टनम में इसने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। और इसने दूसरी फैक्ट्री कब स्थापित की? तो दूसरी फैक्ट्री 1616 ईस्वी में इसने सूरत में स्थापित की थी। और इसका जो भारत में मुख्यालय कहाँ था? तो नागपट्टनम में इसका भारत में मुख्यालय था। एक क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी यूरोपियन कंपनी थी जिसने भारत के दोनों बंदरगाह यानी पूर्वी
और पश्चिमी दोनों बंदरगाह से या दोनों तटों से जो व्यापार किया था। तो कौन सी कंपनी थी? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसने भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों दोनों से व्यापार किया था। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे अभी। तो डचों के जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो औद्योगिक कर्मचारी थे, जिसे हम वेतनभोगी कहते हैं, उन्हें किस में उन्हें वो वेतन दिया जाता था? तो डचों ने कौन सी वेतन की करेंसी अपनाई थी? तो उन्हें वेतन जो दिया जाता था वो स्वर्ण पैगोडा में दिया जाता था। फिर डचों ने क्या किया था? अभी हमने ये पढ़ा था कि पश्चिमी तट से उन्होंने क्या करते थे? पश्चिमी तट यानी हमारा जो मालाबार तट है उसे हम पश्चिमी तट कहते हैं, क्योंकि ये भारत के पश्चिम में स्थित है। मालाबार तट से डच क्या करते थे? तो मसाला व्यापार करते थे। मसाला व्यापार कहाँ से करते थे? तो मसाला व्यापार पश्चिमी तट से करते थे यानी मालाबार तट से। और पूर्वी तट से किसका व्यापार करते थे? तो पूर्वी तट से सूती वस्त्रों का व्यापार करते थे। पूर्वी तट से क्या करते थे? सूती वस्त्रों का व्यापार होता था, या कहें दूसरे शब्दों में तो कोरोमंडल तट से तो सूती वस्त्रों का व्यापार होता था। और कहाँ होता था? तो दक्षिण पूर्व एशिया में क्या होता था? सूती वस्त्रों का व्यापार होता था। फिर आता है डचों का जो सर्वाधिक ध्यान था वो दक्षिण पूर्व एशिया जैसे इंडोनेशिया मलेशिया की तरफ ज़्यादा था। इसीलिए इन्होंने अपना जो दक्षिण पूर्वी यानी केंद्र था वो इंडोनेशिया के बाटविया में स्थापित किया था। और डचों ने कुछ हमारे किले का भी निर्माण किया था इंडिया में। कौन कौन से? जैसे यहाँ पर पुलिकट पड़ता है केरल में, यहाँ पर उन्होंने हमारा गैंड्रिया का किला, गैंड्रिया का किला का निर्माण कहाँ पर कराया था? जो डचों ने पुलिकट में कराया था। एक स्थान पड़ता है हमारा चिंसुरा, चिंसुरा में इसने कौन से किले का निर्माण कराया था? तो गुस्तावुस का किला। गुस्तावुस किला का कहाँ पर निर्माण कराया था? तो चिंसुरा में गुस्तावुस का किला, और पुलिकट में गैल्डिया का किला का इन्होंने निर्माण कराया था। भारत में डचों के जो पतन का सबसे मुख्य कारण क्या था? तो भारत में पतन का जो हमारे ब्रिटिशर्स आए थे तो उन्होंने 1559 ईस्वी में बेदरा का जो युद्ध हुआ था ये डचों की पतन का सबसे मुख्य कारण था। और इसमें डचों की हार होती है। और ब्रिटिश उस टाइम गवर्नर कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में बेदरा का 1559 ईस्वी में युद्ध हुआ था। और इसमें ब्रिटिश सेना का नेतृत्व कौन किया था? ब्रिटिश जो नेतृत्व किया था वो कर्नल फोर्ड ने किया था। किसने किया था? तो कर्नल फोर्ड ने ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किया था। तो आज हमने 2 यूरोपीय कंपनी के पढ़ा था, जिसमें हमने पुर्तगाली के जो सभी इंपॉर्टेंट बेसिक फैक्ट थे उनको हमने कवर किया, और डचों से संबंधित जो इंपॉर्टेंट फैक्ट थे हमने उनको कवर किया है। हम नेक्स्ट वीडियो में जो हमारे ब्रिटिशर्स थे, डेनिश और फ्रांसीसी कंपनी थी, उनके बारे में पढ़ेंगे। और उनके ब्रिटिशर्स और फ्रांसीसी कंपनियों के बीच कौन कौन से युद्ध हुए हैं, 3 कर्नाटक युद्ध, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ।